So hello everyone, welcome to Gen Z classes. My name is Vishal Agrawal and I'm your educator of science. पिछले वीडियो में हमने कवर किया था क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 साइंस का, दैट वाज सेल। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जो है फिजिक्स का, मोशन, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, स्टार्टिंग होती है चैप्टर की सबसे पहले एक डेफिनेशन से। रेस्ट, रेस्ट क्या होता है? देखिए हमारी लैंग्वेज में रेस्ट का मतलब होता है घर पे जाओ, आराम से बेड पे पढ़ के सो जाओ, दैट इज रेस्ट। बट साइंस की लैंग्वेज में रेस्ट की डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट होती है। रेस्ट का मतलब साइंस की लैंग्वेज में क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट डज नॉट चेंज विद टाइम। देखिए क्या मतलब है इसका। देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट, उसकी पोजीशन एक रेफरेंस पॉइंट के बिहाफ पर चेंज नहीं हो रही है, तभी हम उसको बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। जैसे कि मैंने बोला एक पर्सन है, ठीक है ना, वो बस में ट्रेवल कर रहा है। तो बस में ट्रेवल करते हुए अगर वो दूसरे पैसेंजर को देखता है, तो उस पैसेंजर के हिसाब से उसकी लोकेशन जो है वो चेंज हो रही है क्या? उस वक्त वो उसकी लोकेशन चेंज नहीं हो रही होगी, क्योंकि उसके लिए रेफरेंस पॉइंट क्या है? दूसरा पैसेंजर। और इवन इफ बस अगर चल रही है तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे? उस दूसरे पैसेंजर के बिहाफ पर वो पर्सन रेस्ट पर है। लेकिन अगर हम वहीं पर रेफरेंस पॉइंट कोई और लेते हैं, जैसे बस के बाहर खड़ा हुआ कोई पर्सन या फिर कोई पेड़ तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि उसकी लोकेशन उसके हिसाब से चेंज हो रही होगी, तो तब हम कहेंगे कि वो पर्सन मोशन में है, ठीक है ना कि रेस्ट पर। सेकेंड इक्वेशन वहीं से आती है, देखो, सॉरी, सेकेंड डेफिनेशन, मोशन। मोशन का क्या मतलब है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट चेंजेस विद टाइम। अगर एक रेफरेंस पॉइंट के बिहाफ पर किसी पर्सन की या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब वो मोशन में है। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग चैप्टर। नेक्स्ट वी हैव, मोशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ पाथ। अलग अलग पाथ के हिसाब से अलग अलग टाइप के मोशंस को बताया गया है। पहला मोशन क्या है बेटे? सर्कुलेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन। ये क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे ही मूव करता है, ठीक है ना, जैसे कि हमने देख सकते हैं यहाँ पर एक मैरी गो राउंड है और यहाँ पर जो मोशन हो रहा है एक सर्कुलर पाथ पर हो रहा है, तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट इज लीनियर मोशन। लीनियर मोशन मीन्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे आप देखते हो ना, एक ट्रेन है, वो एक पटरी पर चल रही है और एकदम सीधा सीधा बस चलती जा रही है, ठीक है, तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होगा? हमारा लीनियर मोशन कहलाएगा, ठीक है ना। इस चैप्टर में बेटा हम इसी की बात करेंगे सबसे ज्यादा। इस पूरे चैप्टर में हम लीनियर मोशन को ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी हैव ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसके पार्टिकल कैसे मूव करते हैं? ऐसे इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। एक मीन वैल्यू से वो लेफ्ट राइट मूव करता रहता है, जैसे हम टू एंड फ्रो मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। हालांकि बहुत ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पे सर्कुलेटरी और ऑसिलेटरी का नहीं होगा। मेन हमारा जो है लीनियर मोशन को ही हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देन देखो, मोशन को आप मेजर भी करोगे। इनफैक्ट कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको मेजर करना पड़ता है। तो मेजर करने के लिए आपके पास देखो दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं। एक तो होती है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? इट इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, ना कि डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होता है सर? मैग्नीट्यूड बेटे जैसे कोई नंबर, उसे हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। कोई भी क्वांटिटी जब आप लिखते हो तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है उसका नंबर और दूसरा होती है उसकी एसआई यूनिट। तो जो नंबर होता है उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि डिस्टेंस। अगर मुझे डिस्टेंस लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा जैसे कि 100 मीटर। तो जो मैंने 100 मीटर लिखा, यहाँ पर 100 का क्या मतलब है? 100 इज मैग्नीट्यूड एंड मीटर इज एसआई यूनिट, ठीक है ना। देन नेक्स्ट वी हैव वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? इट इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिसमें बेटा मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन कैसे? जैसे अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होता है।
जैसे मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, मैं यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे गया, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 6 मीटर डिस्टेंस कवर किया और यहाँ पर मैंने 8 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो मैं ये तो कह सकता हूँ 6 और 8 मीटर टोटल मेरा डिस्टेंस कितना कवर हो गया, 14 मीटर मैंने कवर कर लिया डिस्टेंस। लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक केवल, जो कि होगा 10 मीटर्स, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट रहती है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है, तो इसीलिए इसे वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। सेम विद वेलोसिटी, वेलोसिटी में भी यही चीज होती है कि आपके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, ठीक है ना, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। तो आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आई होंगी। आगे है मेजरिंग द लेंथ ऑफ मोशन। देखिए जब आप मोशन करते हो तो कुछ ना कुछ एक एरिया आप कवर करते हो, डिस्टेंस कवर करते हो, तो उसे आप कैसे मेजर करोगे, उससे आप मेजर करते हो अथवा डिस्टेंस से या फिर डिस्प्लेसमेंट से, अलग अलग तरीके से। देखिए क्या फर्क है दोनों में। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है तो उसका जो एक्चुअल पाथ है उसमें उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, दैट इज आर डिस्टेंस। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था 6 और 8, 14 मीटर उसने कवर किया था, तो 14 मीटर उसका डिस्टेंस हो गया था। जबकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। उन दोनों के बीच में, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो वो हमारा उस केस में कितना हो जाएगा बेटे, 10 मीटर। तो आप देख रहे हो ना फर्क दोनों में, केस तो सेम ही है लेकिन फर्क तो आ रहा है ना दोनों में। यही देखो, फिर डिस्टेंस हमने डिस्कस किया था ऊपर कि ये डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, जबकि आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। देन डिस्टेंस इट कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। कभी आपने सुना है क्या कहते हैं मैं आज -100 मीटर दौड़ के आया, किसी के मुंह से नहीं सुना होगा, है ना। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकती है, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे नेगेटिव या जीरो भी हो सकती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल दे रखा है, एन एथलीट स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम पॉइंट ओ एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड। 0 सेकेंड पे एक एथलीट स्टार्ट करता है और वो दौड़ने लगता है। रीचेस पॉइंट बी एट टी 4 सेकेंड्स। वो पॉइंट ओ से बी तक पहुंच जाता है कितने, 4 सेकेंड्स में। देन रीचेस पॉइंट ए एट टी equals to 10 seconds, then runs back along the same path till point B reaching there at 16 seconds। ठीक है, देखो एक पर्सन यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ से स्टार्ट करने के बाद वो 4 सेकंड में यहाँ पर पहुंच जाता है पॉइंट बी तक, 10 सेकंड में पॉइंट ए तक पहुंच जाता है और उसके बाद फिर वो रिटर्न करता है पॉइंट बी तक और 16 सेकेंड्स में टोटल वो पॉइंट बी तक वापस पहुंच जाता है। तो अब इस केस में आपको बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है ना। अगर आपको आता है तो आंसर अपना कमेंट में लिखकर मुझे आंसर बताइए, ठीक है ना। चलिए अब आंसर डिस्कस करते हैं। देखो मैंने बताया था लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। जितना आपने एक्चुअली चला होगा वही आपका डिस्टेंस होगा। तो बेटे ये यहाँ से गया ओ से लेके ए तक और फिर वापस आया बी तक, ठीक है ना। तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक और फिर वापस यहाँ तक, ठीक है ना, उतना उसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो कितना हो गया देखो, ओ से लेके ए तक हो गया 100 मीटर, तो हम लिख देंगे 100 मीटर प्लस फिर ए से लेके बी तक गया ये कितना, 60 मीटर, ठीक है ना। 40 मत समझ लेना, 40 यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक तो 60 होगा, 60 टोटल कितना हो गया 160 मीटर। ये उसका डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट समझते हैं कितना हो जाएगा। देखो डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। बेटा उसने स्टार्ट किया था ओ से और आके वो रुका कहाँ पे, पॉइंट बी पर। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में आप देखो कितना डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है ना।
इसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। कितना हो जाएगा, ये 40 मीटर हो जाएगा, तो हम सिंपली लिख सकते हैं 40 मीटर। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों के बीच का फर्क समझ में आया होगा। आगे, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट बेटा जीरो भी हो सकता है। कब हो सकता है? व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम पॉइंट। जब उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हो तो फिर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। कैसे? जैसे अगर कोई पर्सन स्टार्ट करता है इस पॉइंट से, यहां से वो जाता है ऐसे, फिर ऐसे ऐसे घूमता हुआ और फिर वापस यहीं पे आ जाता है, तो आप मुझे बताओ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही जगह पर लाई कर रहे हैं कि नहीं? तुम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो कितना होगा, जीरो, है ना? तो इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा जीरो। यही तो यहाँ पे लिखा हुआ था। जैसे इस वाले केस में अगर वो चलते चलते थोड़ा और आगे आता और पॉइंट ऊपर वापस आ जाता तो फिर उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता। ठीक है, आगे बताया गया डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू डिस्टेंस। कब ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो? पढ़ते हैं, when the object is moving in a straight line path। जब ऑब्जेक्ट एक ही लाइन में चल रहा हो, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, तब उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। जरा सोच कर देखिए, अगर ऑब्जेक्ट एक ही लाइन में चल रहा है, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस तो हमें पता है, एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल्ड होता है वही उसका डिस्टेंस होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कब चेंज होता है? जब ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ बदल जाता है। लेकिन अगर वो एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल और फाइनल पॉइंट का क्या सेम नहीं होगा? तो उस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही रहने वाला है। ठीक है ना? हमने बात करी थी स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन की हम पूरे चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, तो वही इस चैप्टर की जान है। ठीक है ना? तो स्ट्रेट लाइन मोशन में ही ऐसा हो सकता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। कब हो सकता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जब ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे सर? जैसे मान लो एक रेस स्टार्ट होती है, ठीक है, ये बच्चा है, चलो इसी को मान लेते हैं, ये एक रेस को स्टार्ट किया है, ठीक है ना, और स्टार्ट करने के बाद सभी लोग मूव कर रहे हैं, ठीक, सभी लोग मूव कर रहे हैं, और किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? सब लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मान लो 100 मीटर की रेस है, लेकिन एक पर्सन क्या करता है, वो पीछे की तरफ दौड़ने लग जाता है और पीछे की तरफ 100 मीटर वो दौड़ता है। तो इसका मतलब क्या है? उसे जाना था फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन वो गया बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट उसका -100 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना? जब आप डिजायर्ड डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव करते हो तो नेगेटिव होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? तो हालांकि केवल समझने के लिए था, चैप्टर में इसके बारे में आगे कोई बात नहीं की जाएगी। ठीक है ना? ना इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन का मतलब, देखिए आपको पता है मोशन तो हो रहा है, लेकिन किस रेट से हो रहा है, मतलब टाइम भी तो देखोगे ना, कितना टाइम लग रहा है उसमें। तो देखिए दो चीजें होती हैं हमारे पास, दो क्वांटिटी हैं, एक है स्पीड और दूसरा है वेलोसिटी। ठीक, स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है? देखिए स्पीड जो होती है ना आपकी, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस ट्रेवल करने में, सॉरी, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वही उसकी स्पीड होगी। यूनिट टाइम का क्या मतलब है? यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, ठीक है ना, उसमें उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वही उसका क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड हो जाएगी। ये बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, लेकिन हालांकि इसमें हम लोग टाइम जनरली किस में लेते हैं? सेकंड्स में ही लेते हैं। मिनट और आवर्स में अगर होगा तो उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना? वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। देखिए फर्क समझिए, यहाँ पे डिस्टेंस था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। टाइम वही है, यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर रहा है तो उसे स्पीड बोलेंगे, यूनिट टाइम में अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसको वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है ना? फर्क समझ में आया होगा आपको। देन स्पीड, देखिए स्पीड स्केलर क्वांटिटी, हमने पीछे डिस्कस किया था। स्पीड जो होती है स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसमें टाइम जो, सॉरी, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है,
बट वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का भी रोल होता है। देन स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जबकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है ना, तो दोनों में इनमें भी फर्क है। देन स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव बट वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। स्पीड बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। तो ये पॉइंट्स भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे डिफरेंस वाले क्वेश्चन जो भी होते हैं ना, उन्हें आप अच्छे से याद करके रखिए, क्योंकि अक्सर एक क्वेश्चन डिफरेंस का भी आ जाता है। ठीक है ना, आगे बताया गया है बेटा टाइप्स ऑफ मोशन। देखिए 3 तरह के मोशन इसमें मेनली बताए हैं, एक्चुअली 2 तरह के ही हैं। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल टाइम में, तो उसे यूनिफॉर्म बोला जाता है। कैसे? देखिए, मान लो 1 सेकेंड में इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड्स में और 4 सेकेंड्स में। 1 सेकेंड में इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर, 2 सेकेंड में 20 मीटर, 3 सेकेंड में 30 मीटर और 4 सेकेंड में 40 मीटर। तो आप देख रहे हो हर सेकेंड वो कितना कितना डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, कितना कितना कवर कर रहा है। अल्टीमेटली तो वो 10-10 मीटर ही कवर कर रहा है ना हर सेकेंड। ठीक है ना, तो दैट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना, आप इसे 1-1 सेकंड के बजाय 5-5 सेकंड के इंटरवल्स में भी मेजर कर सकते हैं कि पहले 5 सेकंड में उसने मान लो 100 मीटर कवर किया, अगले 5 सेकंड में भी उसने 100 मीटर कवर किया, तो उसका 200 मीटर हो गया, फिर और अगले 5 सेकंड में 300 मीटर हो गया। तो इस तरीके से आप मेजर कर सकते हो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप समझ पा रहे होंगे, इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। व्हेन unequal distance traveled in equal interval of time it is said to be in non uniform motion। जब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाए सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ये डेफिनेशन भी आप याद रखेंगे। हालांकि डेफिनेशन एग्जाम में थ्योरी में वैसे नहीं पूछी जाती, लेकिन असर्शन रीजन उनमें तो पूछ लिया जाएगा ना। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है ये भी 2 टाइप का होता है। एक तो होता है एक्सेलरेटेड मोशन और दूसरा होता है डी एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद टाइम। देखिए जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती जाती है टाइम के साथ, तो उसे एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। जब उसकी, अब इसी का ऑपोजिट हो जाता है डिसेलरेटेड मोशन, व्हेन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विद टाइम। जब स्पीड कम होती जाए, मतलब वेलोसिटी कम होती जाए टाइम के साथ, तो उसको डिसेलरेटेड मोशन बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। बता रखा है देखो ग्राफ में, स्लो, फास्टर, फास्टेस्ट, तो ये हो गया एक्सेलरेटेड मोशन। और यहाँ पे फास्ट, स्लोअर, स्लोएस्ट, तो यहाँ पे वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो ये डिसेलरेटेड मोशन है। इसे भी हम ग्राफ के थ्रू और बेहतर समझेंगे आगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, है ना, ये पूरा ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए आगे आगे हम लोग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? देखिए आप जैसे बाइक चलाते हो, ठीक है, तो उसमें आपके राइट साइड पे वो होता है ना एक्सेलरेटर, जैसे आप ऐसे चलाते हो, तो एक्सेलरेटर से क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसी एक्सेलरेशन, उसी से तो वर्ड बना है ये एक्सेलरेशन। ठीक है ना, एक्सेलरेशन मतलब स्पीड को बढ़ाना। ठीक है, आगे acceleration can be defined as the rate of change of velocity with respect to time। acceleration का मतलब है कि टाइम के साथ साथ उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आखिर कितनी चेंज हो रही है। ठीक है ना, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। जैसे मान लो 10-10 का चेंज आ रहा है, 20-20 का चेंज आ रहा है, 5-5 का चेंज आ रहा है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। इट इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, ये बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखने को मिलता है, हमने पढ़ा था ना। एक्सेलरेशन हमने किस में पढ़ा था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो एक्सेलरेशन उसी का पार्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। देखिए इसका, और इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। कुछ अलग सी लग रही होगी, है ना।
वैसे तो हम लिखते हैं ऐसे मीटर पर स्क्वायर सेकंड, है ना। लेकिन एसआई यूनिट्स को जनरली इस तरीके से ना लिखकर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आप इसी तरीके को फॉलो करेंगे। एक्सेलरेशन का बेटा फॉर्मूला बताया गया है। एक्सेलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब v माइनस यू अपॉन टी। सर ये क्या आ गया v माइनस यू अपॉन टी? v और u तो हमें पता ही नहीं है, t तो पता है टाइम क्या होता है, v और u क्या है आखिर ये, ठीक है। चलिए देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, बाद में इसे डिटेल में भी समझेंगे। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो स्टार्टिंग में उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है ना, और धीरे धीरे करके उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो फिर बाद में उसकी वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी। तो बेटा स्टार्टिंग में वेलोसिटी अलग होती है और बाद में वेलोसिटी कुछ अलग हो जाती है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी को हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी या फिर u, ठीक है ना। और जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं v, ठीक। तो ये दोनों वेलोसिटी के ही साइन है। आगे बेटा तीन चीजें और बता रखी हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन। इसको भी थोड़ा समझते हैं। पॉजिटिव मींस व्हेन एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जब एक्सेलरेशन मोशन की डायरेक्शन में ही हो रहा है तब क्या होगा? तब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। पॉजिटिव का मतलब उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है और एक्सेलरेशन भी मैं इसी डायरेक्शन में दे रहा हूं तो क्या होगा? उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ना। नेक्स्ट क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन, व्हेन एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ध्यान दीजिए, ऑपोजिट। जब एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, मान लीजिए ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है लेकिन आप एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हो, तो क्या होगा? उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। सर ये क्या बात कर रहे हो? एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में कैसे दे सकते हैं? हमें तो पता है कि एक्सेलरेशन हमेशा मतलब किसी बाइक को आगे की तरफ ही पुश करता है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का यहाँ पे क्या मतलब है? बेटा नेगेटिव एक्सेलरेशन जैसे आपने उसमें ब्रेक लगाया, अगर आप ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा? गाड़ी धीमे धीमे करके स्पीड कम होने लग जाएगी और आखिर में रुक जाएगी। यही है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है ना, जो स्पीड को कम कर दे। देन जीरो एक्सेलरेशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। जब ऑब्जेक्ट की स्पीड ना तो बढ़े ना घटे, उसकी वेलोसिटी सेम रहे, ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है ना बेटा। तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए। तो बेटा इसमें हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझा। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए। आगे हम ग्राफ और न्यूमेरिकल्स को भी समझेंगे, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।